चुनाव लड़ने के लिए इजाज़त मिली, बेल मिला, तो इनके पाँव में जीपीएस ट्रैकर लगा दिया गया एनआईए की तरफ से। इसको लेकर इंटरनेशनल मीडिया में बहुत बातचीत है कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस में क्या इस तरह से बर्ताव होना चाहिए। मैं कोई क्रिमिनल नहीं था, मैं एक मजहबी इंसान था। लोगों में ताज़ियतों में, जुमा खताबात में अपनी नमाज़ पढ़ता था। तो अब जब इन्होंने जीपीएस लगाया, जो अच्छे लोग होंगे उन्हें समझ होगा कि इस पर इतनी सख्तियाँ क्यों हैं। तो चूँकि हमारे मौक़िफ़ में हम अपने मौक़िफ़ में स्ट्रांग है, तो हमारा कंप्रोमाइज़ नहीं होगा कुछ उसूलों के साथ। तो उस बुनियाद पर उन्होंने जीपीएस लगाया है। जो महसूस करेंगे तो उनकी अपनी अच्छी सोच होगी। आपको मालूम है आपके बारे में इंटरनेशनल मीडिया लिख रहा है कि किसी के प्राइवेसी का ये वायलेशन है कि जीपीएस इस तरह से? जी, लिख रहा होगा, क्योंकि मेरे पास बहुत चैनलों ने मुझसे बात की है, जो कुछ इंटरनेशनल्स भी, नेशनल चैनल्स भी थी, तो उन्हें खुद मालूम हो चुका था। लेकिन अदरवाइज़ मैं इसको दिखाना नहीं चाहता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ शलवार नीचे ही रहे, तो किसी को नज़र ना आए, कोई मुझसे खौफ ना खाए। तो अब ज़ाहिर सी बात है कि ये समय चलता रहा हूँ तो कारवां बढ़ता जा रहा है। इस वक्त कैमरे में हमारे साथ जो आपको शख्स दिखाई दे रहे हैं, ये सिकंदर मलिक साहब हैं और इनकी चर्चा नेशनल मीडिया से ज़्यादा इंटरनेशनल मीडिया में है। इसके पीछे कई कारण हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये बांदीपुरा से चुनाव लड़ रहे हैं। कश्मीर में इस वक्त जो चुनाव हो रहे हैं उसमें ये बांदीपुरा के कंस्टिट्यूंसी से उम्मीदवार हैं। इनका अगर बैकग्राउंड बताऊं तो ये जमात इस्लामी के लिए काम करते रहे, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट तक रहे। और जब कार्रवाई की गई एनआईए के तरफ से तो इन पर 2-2 यूएपीए लगाया गया, अगर मैं सही हूं तो। और उसके बाद जब इन्हें चुनाव लड़ने के लिए इजाज़त मिली, बेल मिला, तो इनके पाँव में जीपीएस ट्रैकर लगा दिया गया एनआईए की तरफ से। इसको लेकर इंटरनेशनल मीडिया में बहुत बातचीत है कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस में क्या इस तरह से बर्ताव होना चाहिए। इसको लेकर सिकंदर साहब की भी राय है। लेकिन सबसे पहले तो सिकंदर साहब, बहुत मुबारकबाद, आप चुनाव लड़ने का आपने फैसला किया। आप सबसे पहले बताएं कि कैसी तैयारी चल रही है, क्या उम्मीदें लगाए आप लोग इस चुनावी समर में आए हैं? अस्सलाम वालेकुम, आपका शुक्रिया इंट्रो लेने का। चुनाव के लिए हमारी तैयारी हो रही है। हम आहिस्ता आहिस्ता डोर टू डोर मीटिंग्स भी हो रही है, गैदरिंग में भी हम लोगों से मिल रहे हैं। तो हमारा दूसरे लोगों से मुख्तलिफ़ तरीक़ेकार चलने का है। हम जहाँ पर भी जाते हैं लोगों से, मस्जिदों में भी मिलते हैं, मस्जिद से बाहर भी मिलते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह लोगों का रिस्पांस अच्छा आ रहा है। तो लोगों से हम यही तवक्का रखेंगे, वो हमें अपने वोट के ज़रिए से एक दफ़ा आजमाएंगे, फिर वो देखेंगे। हम मॉरल बुनियादों से लेकर डेवलपमेंट हर सतह पर मिशन कामिल के तहत हम बांडीपोरा अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में काम करना चाहते हैं। ठीक है। मुझे ये बताएं कि चुनाव लड़ने का फ़ैसला क्यों लिया आपने? क्योंकि हम सब इस बात से बहुत वाकिफ़ हैं कि एक लंबे वक्त तक जमात जो है यहाँ पर डेमोक्रेटिक प्रोसेस के ख़िलाफ़ रही और उसने कहा कि इस माहौल में चुनाव नहीं कराने चाहिए क्योंकि वो इच्छाओं के ख़िलाफ़ है। लेकिन आपको जमात ने समर्थन दिया है, चूँकि जमात को इस वक्त बैन किया गया है घाटी में, तो जमात से वो लड़ नहीं रहे हैं, जमात से रिश्ता रहा है। तो चुनाव लड़ने का जो फैसला किया, तो क्या जमात के अपने एक्टिव लोगों से जो बाहर हैं इस वक्त कम से कम, उनसे क्या आपका कोई बातचीत हुई? कि किस तरह के राय मशवरे हुए थे? देखिए, हम इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए इसलिए कूद पड़े हैं। एक्चुअली हमारी जो रीजनल पार्टीज़ थी, हम सोचते थे ये हमारे मुतालबात लोगों तक पहुंच जाएंगे, आला हुकाम तक पहुंचाएंगे। बदकिस्मती से पिछले 5-6 साल से जब जमात इस्लामी बैन हुई है तो हमारी किसी ने नुमाइंदगी नहीं की है, जबकि हम एक रिलीजियस, पॉलिटिकल एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर यहाँ लोग हमसे मुतारिफ़ है, हमें जानते हैं। तो चूँकि जब हमारी पैनल ने, चूँकि आज जमात नहीं है, जमात ममनुआ है, तो जमात इस्लामी ममनुआ तंजीम है आज गवर्नमेंट की नज़रों में, तो हम भी समझते हैं हमें उस चीज़ का भरपूर एतराफ़ करना चाहिए कि जब तक गवर्नमेंट की बैन है हम वो काम नहीं करेंगे। लेकिन जहाँ तक इलेक्शन का ताल्लुक है, पैनल ने जब फैसला किया है कि हम बतौर उम्मीदवार अपने मैदान में खुद उतारेंगे, लोगों के पास जाएंगे, तो हमने उस फैसले को अप्रिशिएट किया है। जहाँ तक आपके दूसरे सवाल का जुज़ का ताल्लुक है, जमात इन हालात में इलेक्शन लड़ रही तो पहले क्यों नहीं लड़ रही? हमने 5-6 इलेक्शन लड़ी है 1971 से लेकर 1987 तक। लेकिन बदकिस्मती से जब यहाँ इलेक्शन में रिगिंग होती थी और धांधलियाँ होती थी, तो हमने बेहतर समझा है कि हम जिन मुतालबात के पीछे हम जो चाहते हैं कि हम इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, लोगों के मसाइल हुकाम तक पहुंचाएंगे, तो जब धांधली हुई है 87 में, तो फिर हम साइड में ही रहे कि हम सोशल काम कर रहे थे, रिलीजियस काम कर रहे थे।
تو اب پینل نے یہ فیصلہ لیا, ہم سوچ رہے کہ ہم انہی بنیادوں پر عوام کے پاس پھر جائیں گے. ہم چاہتے ہیں ریاست میں امن و امان ہو, ریاست میں ہر کوئی انسان اچھے سے رہیں, پرامن رہیں. یہاں کے لوگوں میں ابھی بھی آپ کو مایوسی دکھے گی, حالات ایسے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, ہم چاہتے ہیں کہ ہر طرح کی ڈیولپمنٹ ہو, ہر سطح پر یہاں پر ایجوکیشن ہو, اور یہاں پر ہیلتھ سسٹم اچھا ہو, فعال ہو ہر اعتبار سے. لیکن سب سے بڑی ہماری ریاست میں جو بات ہے, یہاں خوف و ہراس کا ماحول ابھی بھی ہے. تو ہم چاہتے ہیں عوام کے پاس جائیں گے, عوام اپنی نظروں میں ان نمائندوں کو سامنے لائیں جو بلا کسی جھجک, بلا کسی خوف اپنی ووٹرز کے نمائندگی کریں. تو اس لیے جب یہ جو پینل کا فیصلہ ہے, اور ہم اس کو بڑا اچھا فیصلہ سمجھتے ہیں. لوگ بھی ہمیں بڑا اچھا کنٹریبیوشن دے رہے, لوگ ہم سے مل رہے, ہمارے ساتھ بالکل تال میل لگا رہے. تو انشاءاللہ یہ بڑا اچھا فیصلہ ہوگا. اچھا, مجھے یہ بتائیں, آپ کی جو 37 سالوں بعد واپسی ہوئی ہے, جماعت کی آئیڈیالوجی دوسری رہی, اب آپ لوگ وکاس کی باتیں کر رہے ہیں, آپ تمام باتیں کر رہے ہیں. چنوتی پورن ہے لوگوں کو کنونس کرنا اس بات پر کہ کبھی جو ہماری رائے ہوا کرتی تھی, چونکہ آپ تو چہرہ بھی رہے ہیں جماعت اسلامی کا, آپ کے پاس ذمہ داری آ رہی ہیں, تو مشکل ہے لوگوں کو سمجھائش کرانا اس بات کی نہیں, کہ لوگ جو پہلے کے رائے تھے اس سے اب مختلف باتیں اب ہم کر رہے ہیں. دیکھیں, جو لوگ ہمیں پہلے نہیں اچھا سمجھتے تھے, جن لوگوں کو پہلے وقت میں بھی 87 یا 87 کے بعد بھی کچھ زمانے تک جو ہمیں اس وقت بھی ہمارے سے اختلاف رکھتے تھے, چاہے مذہبی بنیاد پر یا سیاسی بنیاد پر یا کسی اور چیز کی بنیاد لے کر اٹھتے تھے, ہمیں وہ چیز میں وہ شیئر نہیں کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے, وہ لوگ آج بھی ایسا ہی کہتے ہیں. ہم جب 2019 میں بین سے پہلے تھے, وہ اس وقت بھی ہمارے مخالف ہی تھے. آج بھی لوگ کہیں گے کہ یہ کیوں سیاست میں کودے ہے, کیونکہ اب ہم دین دور لوگوں سے مل رہے ہیں. یہاں جو نمازی لوگ ہیں, یہاں جو بھی نماز پڑھیں, ان کو خود معلوم ہے کہ یہاں کنڈیٹ اور کنڈیٹ میں کتنی ڈفرینس ہونی چاہیے. تو اس حوالے سے ہم مارل بنیادوں پہ بھی کام کرنا چاہتے ہیں, جو اس ریاست کے لیے, جو ہماری کانسٹیٹنسی کے لیے سب سے بڑی ضرورت ہے. میں آپ کو ایک چند مثالوں سے سمجھانا چاہتا ہوں. ہماری سوسائٹی میں اب نشہ, ڈرگ بہت زیادہ عام ہو رہا ہے. اس کے پیچھے کیا کارن ہے یہ تو سبھی کو معلوم ہے. اگر ہم چاہیں گے اپنی کانسٹیٹنسی میں نشے سے ماحول کو صاف رکھیں, ہمارے بچے اور بچیاں اچھا پڑھیں, ہمارے ماحول صاف ستھرا رہیں, تو پھر لوگوں کی یہ ذمہ داری بنی ہے کہ لوگ دیکھ کر اپنے ووٹ کا استعمال کریں. تو یہ جہاں تک تعلق ہے, آپ الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں, اب لوگ کیا کہیں گے. جو انٹلیکچوئل یہاں طبقہ ہے, جو پڑھا لکھا طبقہ ہے, وہ آج کے ماحول سے واقف ہے. انہیں اس چیز کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے کہ یہاں دیندار لوگوں کی نمائندگی ہونی چاہیے. اب ہم یہ فیلڈ کن چوروں اور ڈاکوؤں اور ان لوگوں کے لیے چھوڑ دیں گے جن کا کریکٹر نہیں ہے, جنہوں نے کبھی استحصال کیا ہے, جنہوں نے کبھی گن پوائنٹ کی نوک پر لوگوں کو کافی زیادہ ڈرایا دھمکایا ہے. ہم اس مزاج کے لوگ نہیں, ہم لوگوں میں رہ کر کام کرنا چاہتے ہیں. ہمارا دوسرا اچھے طریقے سے پرامن پروگرام ہوگا, لوگ اس کو اچھا سمجھ رہے ہیں. اچھا, آپ کو معلوم ہے اس بات کا کہ جس کے بھروسے, جس NCPDP کے بھروسے آپ لوگوں نے سیاست سے دوری بنا لی ایک وقت کے بعد, وہ NCPDP اب آپ کو کھلے عام بیچ چوراہوں, سڑکوں, سبھاؤں میں جو جہاں وہ لوگوں سے بات کر رہے ہیں ووٹوں کے لیے, وہاں آپ جیسے امیدواروں کے لیے کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں کو BJP نے کھڑا کیا ہے. اس بات کا آپ لوگوں کو احترام ہے؟ دیکھیں, ہم پہلے تو بات, یہ تو بدقسمتی ہے, وہ بھی ہماری اپنے لوگ ہیں, انہیں ہمارے ساتھ اس قسم کا اختلاف اور گلہ نہیں رکھنا چاہیے. ہم چاہے NC ہو یا PDP ہو, یہ اس کو ہم بدقسمتی ہی کہیں گے سماج کے لیے. اگر BJP ہمارے نظریے سے اتفاق کرتی تو شاید ہماری بین نہیں ہوتی. تو میرے پاؤں میں ابھی بھی BJP کی طرف سے ہی یہ حکومت کی طرف سے یہ GPS ٹریکر لگا ہوا ہے. اب BJP ہمارے الیکشن میں آنے کے لیے کیسے خوش ہے, کیونکہ ہمارا جو سب سے بڑا معاملہ ہے, ہم مذہب کی بنیاد پر بھی ان سے ہر اعتبار سے الگ ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اب آہستہ آہستہ ان مساجدوں کی بھی وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کا خود کنٹرول رکھیں گے. وہ مثال آپ کو وقف امینڈمنٹ بل کی میں بات کرتا ہوں, کھلے عام میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ اپنے مذہبی معاملات کی بھی حفاظت کریں. تو اس حوالے سے یہ ان کا الزام ہے, یہ صرف لوگوں کو بیوقوف بنانے کے چکر میں اپنا ووٹ بینک حاصل کرنا چاہتے ہیں. باقی ہمیں ان کے کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گی. ہم نے پرسوں بھی کہا ہے کہ وہ اگر اس قسم کی سیاست کریں گے کہ ہمارے خلاف اس قسم کے, تو پھر ہمارے پاس بہت زیادہ میٹیریل ایسا ہے کہ جو پھر پبلک میں ان کے لیے کافی مشکل ہوگا. بڑی بات کہہ رہے ہیں آپ کہ اگر جمہوریت کے بیچ میں کوئی ایسی چیز آپ لوگ لیتے ہیں ظاہر سی بات ہے, یہ کرٹیسزم کا پھر میدان ہوگا, تو پھر شاید ہماری زبان میں بھی کوئی مٹھاس نہیں ہوگی, ہماری زبان پھر بہت زیادہ کڑوی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, اب ایک قدم آگے بڑھتے ہیں ہم. آپ تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ آپ کو جب جیل میں تھے تو کس طرح سے وہاں رہنا پڑا, آپ کو کیا مشکلات کے سامنے کرنا پڑے؟ یہ تو
जेल में रहकर बंदा ही समझता है इसकी फीलिंग्स। आपको क्या बताऊं, ये जो लोग यहाँ जेल में नहीं गए होंगे तो उनको क्या बताएंगे। बहरहाल जेल के मराहिल कठिन होते हैं, अपनी फैमिली से दूर, अपने आज़ाद माहौल में न रहना और फिर एक मौक़िफ़ पर डट पर रहना, और हरियाणा जजर जैसी जेल, तो वहाँ पर तो मेरे ख्याल में अल्लाह बचाएं, शायद इंसानों जैसा सलूक वहाँ पर नहीं है। तो मैं एक दफ़ा खुद गया था मेडिकल फैसिलिटी मांगने के लिए, बीमार था, तो मैंने कहा मुझे खुश्की उठी है जिस्म में। उनने कहा ये कोई प्रॉब्लम है, उन्होंने डंडे के साथ वो पीछे पड़ गए। तो बाहर की जेलों का तो ये सूरत हाल, ये तो आपको मालूम ही है। तो जेलों में काफ़ी ज़्यादा सख्ती है, लेकिन हम उस सख्ती को एक मौक़िफ़ तक बर्दाश्त कर रहे थे। अब भी अगर हमें लोगों के लिए फिर जेल जाना पड़ेगा, लेकिन हम हक़ की तर्जुमानी करेंगे। आपको लगता है कि कश्मीर की आवाज़ उठाने के लिए 370 के हक़ में बात करने के लिए आप लोगों को जेल में डाला गया है, दूसरे कारणों से फ्रेम करके, या क्या वजह ये भी हो सकता है क्योंकि उन्हें मालूम था कि यहाँ एक बहुत बड़ा तबका है जो इनके लिए रास्ते में एक रुकावट थी, उन्होंने ऐसा किया है। जहाँ तक आपको पुरानी तारीख याद दिलाता हूँ, एक वक्त ऐसा था जब यहाँ की एक रीजनल पार्टी ने कहा था ये जो 370 है ये हमारी शलवार है, ठीक है, तो ये हमारे पर्दे की लिबास है, हम इसको उतारने नहीं देंगे। जब इस लिबास को उनसे उतारा गया, छीना गया, तो वो फिर उस वक्त भी खामोश रहे क्योंकि उनमें वो डेडिकेशन नहीं है, वो एक दिन भी जेल में रहे। तो अगर हमें कश्मीरी कौम के लिए जेल भी जाना पड़ेगा, हमारी सियासत हक की सियासत होगी, मॉरल बुनियादों पर हम लोगों के पास जाएंगे। हम कश्मीर और कश्मीरियत के लिए सियासत में आना चाहते हैं। जी। अच्छा, मैं बात करूंगा आपके जीपीएस को लेकर, जो आपके पैरों में बांधा गया, आप जिसको कह रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से लगाया गया है, हाँ, तो हुकूमत जाहिर सी बात है, ये तो हुकूमत ठीक उन्हीं है, की है। इसको कैसे देखते हैं आप? जब आप आते हैं, क्या आवाम में कोई इस तरह को लेकर मशवरात होती है कि आपके पैरों में जीपीएस है, क्यों है? इसके सवालों के मैं जवाब देने मुश्किलात में होते नहीं, हैं? मुझे तो कोई मुश्किलात इसमें दिक्कत नहीं है, मुझे महसूस हो रही है। जिन लोगों को पता है कि ये पहले ये क्या काम करता था, कैसे लोगों में जाता था। मैं कोई क्रिमिनल नहीं था, मैं एक मजहबी इंसान था, लोगों में ताज़ियतों में, जुमा खताबात में अपनी नमाज पढ़ता था। तो अब जब इन्होंने जीपीएस लगाया, जो अच्छे लोग होंगे उन्हें समझ होगा कि इस पर इतनी सख्तियाँ क्यों है। तो चूँकि हमारे मौक़िफ़ में हम अपने मौक़िफ़ में स्ट्रांग है, तो हमारा कंप्रोमाइज़ नहीं होगा कुछ उसूलों के साथ। तो उस बुनियाद पर उन्होंने जीपीएस लगाया है। जो महसूस करेंगे तो उनकी अपनी अच्छी सोच होगी। आपको मालूम है, आपके बारे में इंटरनेशनल मीडिया लिख रहा है कि किसी के प्राइवेसी का ये वायलेशन है कि जीपीएस इस तरह से जी, लगा लिख रहा होगा क्योंकि मेरे पास बहुत चैनलों ने मुझसे बात की है, जो कुछ इंटरनेशनल्स भी, नेशनल चैनल्स भी थी, तो उन्हें खुद मालूम हो चुका था। लेकिन अदरवाइज़ मैं इसको दिखाना नहीं चाहता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ शलवार नीचे ही रहे तो किसी को नज़र ना आए, कोई मुझसे खौफ ना खाए। तो अब जाहिर सी बात है कि ये समय चलता रहा हूँ तो कारवां बढ़ता जा रहा है। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि कश्मीर के अंदर जो जमात के लोग हैं रहे, जी। उनको लेकर बहुत इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी माना गया कि वो लोग एक समाज को लेकर उनकी अपनी एक समझाइश है, जिसको वो कश्मीरियों के अंदर हमेशा से बढ़ाते रहे हैं। आप लोगों की अब को लेकर क्या समझाइश है? जैसे एनसीपीडीपी पार्टियां कह रही हैं कि भाई हम पाकिस्तान से भी राब्ता रखना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, ट्रेड की शुरुआत करना चाहते हैं। इन सब विषयों पर कोई आप अपनी राय रखते हैं, कोई सोच रखते हैं? देखिए, हम जहाँ तक इस मसले में हमने पहले भी हमारे ज़िम्मेदारों ने वाकिफ़ किया है कि दोनों मुल्कों का ये बीच में एक मसला है। इस हवाले से आप ये मौक़िफ़ याद रख लें, पाकिस्तान क्लेम्स इंडिया, इंडिया क्लेम्स चाइना, इंडिया क्लेम्स पाकिस्तान, ये ऐसा ही एक मसला बन चुका है कश्मीर इशू। हर कोई एक दूसरे से शिकायत कर रहा है, लेकिन है ये 2-3 मुल्कों में फंसा हुआ है। चाइना भी एक तरफ कह रहा है ये आधा मेरा है, पाकिस्तान कह रहा है ये हमारा है। यहाँ ये हम इसका पुरअमन हल चाहते हैं क्योंकि हम लोग कश्मीरी लोग मज़लूम है। मज़लूम इस वजह से है कि हमारे खिलाफ जो यहाँ चल रहा है, दोनों मुल्कों की तरफ से चल रहा है, हमारी नस्ल पिट रही है, हमारे मुश्किलात यहाँ बढ़ रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि हुकूमत तक बात पहुँचाएँ कि वो दोनों मुल्क बैठें, पुरअमन तौर इन कश्मीरियों को जीने दें। 1947 से अब काफ़ी यहाँ हालात ख़राब रहे हैं, तो यहाँ की यूथ भी अब चाहती है कि अब वो अमन से जीना चाहते हैं। तो अब आपको लगता है कि इसका एक ज़रिया जो है वोटिंग प्रोसेस हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है क्योंकि जाहिर सी बात है, जमहूरियत ही वो दरवाज़ा है जिस दरवाजे के ज़रिए से हम अंदर आ सकते हैं, जहाँ पर हम बात कर सकते हैं। अगर हम आउटसाइड बात करेंगे तो ये अच्छी बात नहीं रहेगी। हम डेमोक्रेसी में आकर असम्बली में या पार्लियामेंट में हमारे जो भी अच्छे लोग होंगे वो वहाँ पर बात उठा सकते हैं, तो बात बन सकती है। यही आइन और जमहूरियत के ज़रिए से ही हम सब कुछ अपने मसाइल का हल ढूंढना चाहते हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे बस सिर्फ ये कि सरकार बनने की सूरत में
अगर एनसीपीडीपी जैसी पार्टियों के पास ऐसा होता है, अगर वो आपसे संपर्क साधते हैं, आप जीत जाते हैं अगर, तो क्या आप ऐसे जिनसे जो पार्टियां आपको बीजेपी का एजेंट बता रही हैं, क्या अब उस पार्टी को आप समर्थन देंगे अपनी आवाम के लिए, या क्या करेंगे आप? देखिए, इलेक्शन कैंपेन में तो कुछ भी चलता है। हाँ। ये हमारे ऊपर इल्ज़ामात लगाएंगे तो कहीं तो हमारे लोगों में से भी कोई ऐसा होगा जो इस किस्म की बात करेगा। लेकिन जहाँ तक कौमी दायरे के अंदर कश्मीरियों का मसला है, अगर हमें उस वक्त कौम के लिए उनसे मफाहमत करनी पड़ेगी। हम एनसी को सपोर्ट दे सकते हैं, पीडीपी अगर आ जाए हम सपोर्ट दे सकते हैं, इंजीनियर रशीद साहब आ जाए, ये हालात ही फैसला करेंगे कि वो किस नहज पर चलेंगे। अगर वो कश्मीरियत के लिए अच्छा होगा तो हम उनको सपोर्ट कर सकते हैं। देखिए, मैं यहाँ ख़त्म करता, लेकिन इंजीनियर साहब का नाम ले लिया आपने। इंजीनियर रशीद को लेकर आप समझ रहे हैं, क्या आपके पास भी कोई जानकारी है? चूँकि पूरे कश्मीर में आपकी बातचीत होगी, लोग होंगे आपके, तो इंजीनियर रशीद को लेकर जो माहौल बना हुआ है, उसको लेकर क्या ख्याल हैं आपके? क्या इंजीनियर रशीद अब वो ऑप्शन हो सकते हैं घाटी के लिए, कश्मीर के लिए, जो एनसीपीडीपी से मुख्तलिफ होकर कश्मीरियों की राय रख सकते हैं? वो ज़्यादा बड़ा चेहरा हो सकते हैं अब कश्मीर का? देखिए, जहाँ तक इस सवाल का ताल्लुक है, ये तो मेरे ख्याल में इंजीनियर साहब के लिए पूछना चाहे, उसी से पूछना चाहे। जहाँ तक मैं समझता हूँ, इंजीनियर रशीद साहब क्योंकि 5 साल उसने जेल काटी है, लोग इसको समझते हैं कि कहीं पर इंजीनियर रशीद साहब अपने मौक़िफ़ में डटे हुए हैं। और दूसरी बात यह है कि इंजीनियर रशीद साहब अब कुछ बातें लोगों में ऐसे अंदाज से कर रहे हैं कि लोग समझते हैं कि शायद ये हमारी तर्जमानी करेगा। दूसरा, अभी इंजीनियर रशीद साहब को अभी ऐसी कोई मिस्टेक नहीं हुई है कि जिसकी वजह पर लोग उससे नज़रअंदाज कर लेंगे। लोगों की मर्ज़ी है, लोग उसको वोट कास्ट करें, किसी और को कास्ट करें, जमहूरियत में सबका हक है। ठीक है, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। आप चुनाव लड़ रहे हैं, इस जमहूरियत को और पुख्ता करने की कोशिश है, तो हम उम्मीद करते हैं आप अच्छे से चुनाव लड़े, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो। बिल्कुल, हम भी इसी के मुंतज़र है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो सिकंदर मलिक साहब हैं, बांदीपुरा से उम्मीदवार हैं, बांदीपुरा कंस्टिट्यूंसी से अपनी एक राय मशवरत के लिए ये जाने जा रहे हैं। और जैसा कि हमने बताया कि चूंकि चुनाव लड़ने के लिए इन्हें जेल से बाहर आने का मौका मिला, सबसे बड़ी बात यह है कि 2 यूएपीए के चार्जेस लगे हुए हैं, उसके बावजूद भी इन्हें बेल मिला है। तो कम से कम इनका इस बात पर बहुत यकीनी तौर पर अब ये बात कह रहे हैं कि जमहूरियत के रास्ते से ही कश्मीर का जो सहूलियत हो सकती है, कश्मीर को जो आम कश्मीरियों को राहत मिल सकती है, वो जमहूरियत के रास्ते से ही मिल सकती है। और इनका भी मानना है कि बंदूक ने बहुत नुकसान कर दिया कश्मीर का। ऋषिराज, बांदीपुरा, भारत तक।